हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी के इस चैनल में, एक और नई कहानी के साथ। उम्मीद है पूरा परिवार ठीक होगा, अपना और अपनों का ख्याल रख रहा होगा। नया चैनल है, एक और नई कहानी है। मेरी इस कहानी पर लाइक करना, मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं क्राइम से जुड़ी इसी तरह की नई नई कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँ। और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस यूट्यूब परिवार ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की कहानी पर चलते हैं। पर आज की जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो एक ऐसे रिश्ते की कहानी है जिसने एक या दो नहीं बल्कि तीन लोगों की जान ले ली। और जो वजह थी वो तो और भी अजीब थी। कहानी राजस्थान के दौसा की है, दो परिवारों की। तो राजस्थान के दौसा में मनोज मीणा एक परिवार का ये था सदस्य। मनोज मीणा की कुछ 5-6 साल पहले शादी हुई। शादी के बाद मनोज मीणा अपनी बीवी के साथ बहुत खुश था। उस वक्त मनोज वहीं राजस्थान में ही नौकरी किया करता था कि तभी कुछ दिन बाद मनोज मीणा की गुजरात के अंकेश्वर इलाके में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में, अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाती है। इस नौकरी के बाद से पूरा परिवार खुश, पूरे रिश्तेदार खुश, सब लोग खुश रहते हैं। अब मनोज को अपना घर छोड़कर गुजरात के अंकेश्वर जाना पड़ता है। वो अपने घर से गुजरात के अंकेश्वर जाता है, वहाँ काम करता है, एक किराए का कमरा लेता है और काम करना शुरू कर देता है। अब घर की हालत भी बदलने लगी थी, आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी थी। काम करते-करते समय बीतता है, फिर मनोज को लगता है कि वो यहाँ पर किसी और को भी नौकरी लगवा सकता है, किसी और को भी काम पे लगा सकता है। तब उसे अपने भांजे का ख़्याल आता है। वो अपने भांजे को फ़ोन पर बात बताता है नौकरी की, और अपने भांजे को अंकेश्वर बुला लेता है नौकरी के लिए। और बहुत अच्छा काम होता है ये, किसी की नौकरी लगवाना, किसी का घर बसाना। और मामा और भांजे में उम्र का भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। और मामा मनोज मीणा और उसका भांजा लोकेश मीणा, उम्र 27 साल। अब दोनों में दोस्ती अच्छी थी, और माँ भांजे का रिश्ता तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है, हंसी मजाक वाला। अब मनोज और लोकेश दोनों साथ में एक ही कंपनी में काम पर जाने लगे। कुछ दिन बीतते हैं, खाने पीने की परेशानी होने लगती है। तो मनोज ने कुछ दिनों के लिए अपनी बीवी को अंकेश्वर बुला लिया, खाना पीने बनाने के लिए। अब मामा मामी और भांजा तीनों साथ में ही रहने लगे कुछ दिन। फिर मनोज मीणा की बीवी वापस दौसा चली जाती है। अब मनोज और लोकेश साथ रहते हैं कि तभी एक रोज छुट्टी के दिन मनोज और लोकेश शराब पी रहे थे अपनी उसी किराए के कमरे पर, छुट्टी वाले दिन। कि तभी नशे में लोकेश अपने मामा मनोज मीणा से कहता है कि मामा, मामी का शायद किसी के साथ कुछ चक्कर चल रहा है। मैंने कई बार मामी को किसी और से फ़ोन पे बात करते देखा है, सुना है। और मामा, मैं सच बोल रहा हूँ। अपने सगे भांजे के मुँह से ये बात सुनकर अब मनोज गुस्से में लाल हो जाता है। वो फिर पूछता है लोकेश से, अपने भांजे से, कि तू सच बोल रहा है ना? लोकेश मनोज से कहता है कि हाँ मामा, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, पूरी तरह से सच बोल रहा हूँ। अब मनोज नशे में था, और कि तभी वो अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और अपनी बीवी को फ़ोन करता है, और उससे कहता है कि बहुत गुस्से में, कि तुम कल ससुराल पहुँचो, मुझे तुमसे बात करनी है। और बहुत भला बुरा कह के फ़ोन काट देता है। अब मनोज मीणा अगले ही दिन अपने गाँव पहुँच गया, अंकेश्वर से। ये सारी बातचीत जो है वो अप्रैल की है, अप्रैल के 10 अप्रैल की, 10 अप्रैल 2024 की। अब गाँव में पता चलता है कि उसकी बीवी तो गाँव में है ही नहीं, वो अपनी माँ के यहाँ चली गई है। वो इसलिए चली गई अपनी माँ के यहाँ क्योंकि मनोज ने कुछ ज़्यादा गुस्से में बात करी, तो वो डर गई थी, पता नहीं क्या हो गया, इसलिए अपनी माँ के यहाँ चली गई। अब मनोज अपनी ससुराल जाता है, पर उससे पहले वो अपने साले को फ़ोन करके ये सारी बात बताता है, और उससे कहता है कि अपनी बहन को लेके आओ, बात करनी है। मिलने के लिए बुलाता है। तीनों आते हैं। मनोज और उसके जो साला था, उसका नाम था धर्मेंद्र राणा। मनोज, धर्मेंद्र और मनोज की बीवी तीनों आते हैं। अब मनोज अपनी बीवी से कहता है कि ये मैंने क्या सुना है, जो भांजा कह रहा है तुम्हारे बारे में, वो क्या वो सब सच है? भांजा ऐसे ऐसे कह रहा है। तब मनोज की बीवी एक कहानी सुनाती है। मनोज की बीवी बताती है कि जब मैं अंकेश्वर पहुंची तुम्हारे बुलाने पर, तब तुम तो ऑफिस चले जाते थे, देर से आते थे, पर लोकेश पहले आ जाता था। उसने इसी समय का फ़ायदा उठाकर मेरे कुछ फ़ोटो खींच लिए, और जब मैंने इस बारे में लोकेश से पूछा,
तो उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसी बीच मैं परेशान होकर अपनी कुछ सहेलियों से बात किया करती थी, तो उसने उसकी उसकी भी रिकॉर्डिंग कर ली, ताकि तुम्हें दिखा सके। अब फ़ोटो और अपनी सहेली से बात करने की रिकॉर्डिंग, ये दोनों चीज़ उसके पास थी। और फिर लोकेश इन्हीं चीज़ों के दम पर मेरे साथ संबंध बनाता है। मैं मजबूर थी। उस वक़्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ? तुम्हें कैसे बताऊँ? बताऊँ या ना बताऊँ? मनोज कहता है कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम जो कह रही हो बिल्कुल सच है। तो वो कहती है कि अभी लोकेश को फ़ोन करते हैं और अभी सब पता चल जाएगा। मनोज की बीवी लोकेश को फ़ोन करती है और लोकेश फ़ोन उठाता है, तो मनोज की बीवी कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर क्या चाहते हो? तब लोकेश बोलना शुरू करता है और फ़ोन हैंड फ्री था। मनोज और धर्मेंद्र रिकॉर्डिंग वो आवाज़ दोनों सुन रहे थे। तब लोकेश कहता है, जो बातें लोकेश करता है, वो ठीक उसी तरह की बातें थीं, जिस तरह से एक अवैध अवैध संबंधों में बातें होती हैं। ये सब सुनकर मनोज को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि उसकी बीवी सच बोल रही है। अब मनोज अपने भांजे लोकेश मीणा से बहुत नफरत करने लगता है। लोकेश को लेके अब धर्मे मनोज के मन में नफरत और गुस्सा था, और वो बहुत ज़्यादा था। वो उससे बदला लेना चाहता था लोकेश से, पर कैसे? कि तभी मनोज प्लान बनाता है कि लोकेश को किसी सुनसान जगह पर बुलाते हैं और उसे वहीं मार देंगे और वहीं गाड़ देंगे। अब मनोज अपनी बीवी से लोकेश को फ़ोन करवाता है और उसे एक सुनसान जगह पर बुलाने के लिए कहता है। मनोज की बीवी वैसे ही करती है, लोकेश को फ़ोन करती है और उसे एक सुनसान जगह पर बुलाती है। मनोज, मनोज का साला धर्मेंद्र राणा और उसके 2 दोस्त, ये 4 लोग पहले से ही वहाँ छुप कर बैठे थे। जैसे ही लोकेश अपनी मामी से मिलने के लिए आता है, तो ये चारों लोग उस पर टूट पड़ते हैं। उसे बहुत मारते हैं, उसके सारे कपड़े उतार देते हैं और वहीं पास में मारने के बाद नदी किनारे एक गड्ढा खोदते हैं और उसी गड्ढे में मार के उसे गाड़ देते हैं। लोकेश को ये लोग इतना मारते हैं, लाठी, डंडे, बेल्ट, ईंट, पत्थर, इससे कि वो पिटाई से ही मर जाता है वो। और उसकी लाश को एक गड्ढे में डालकर ऊपर से मट्टी डाल के गाड़ देते हैं। और वो इस पूरी वारदात की वीडियोग्राफी भी करते हैं, शुरू से लेके लास्ट तक, उसकी पिटाई से लेके उसके मरने तक की सब चीज़ की वो वीडियोग्राफी भी करते हैं, चारों लोग। लोकेश को मारकर गाड़ने के बाद ये सब लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चलता। खैर समय बीतता है, सुबह के दिन से रात का अंधेरा होता है, पर लोकेश वापस अपने घर नहीं पहुँचता। घर वाले सब जगह पता करते हैं, आसपास के लोगों से भी पूछते हैं कि लोकेश को देखते हैं, पर लोकेश कहीं नहीं मिलता, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। लेकिन माँ को पता था कि लोकेश जब घर से निकला था, तब वो कह के निकला था कि मामी का फ़ोन आया है और मामा आए हैं और मैं वहीं उनसे उनके घर पे ही मिलने जा रहा हूँ उनसे। ये बात कह के वो घर से निकला था। अब ये जो बात थी संबंधों की थोड़ी-थोड़ी, वो माँ को भी पता थी, मामी के साथ के संबंधों की। फिर लोकेश की माँ बिना देर किए थाने पहुँचती है और थाने जाकर एक रिपोर्ट लिखवाती है। पुलिस सुबह होते ही मनोज को उठाती है, थाने लाती है और पूछती है कि लोकेश कहाँ है? मनोज भी 1-2 बार पूछने पर बता देता है कि लोकेश को मार दिया हम लोगों ने। मनोज और 2 लोगों का नाम लेता है, पुलिस तलाश करती है उनकी, साथ में अपने साले धर्मेंद्र का भी नाम लेता है। सब कुछ हो जाता है, सुबह से रात होती है, मनोज को थाने में बिठाकर रखते हैं, उसे थाने के सेल में बंद कर दिया जाता है। उस सेल में मनोज के अलावा और कोई नहीं था, केवल मनोज ही था अकेला। पुलिस वाले रात में उसे एक चादर देते हैं सोने के लिए, पर मनोज उस चादर की साइड को फाड़कर, वो जो चादर होता है उसके साइड वाले हिस्से को फाड़ फाड़ देता है और एक रस्सी की तरह इस्तेमाल करता है उसे, और रस्सी की तरह इस्तेमाल करके सेल में ही फांसी लगा लेता है। और फांसी ऐसे लगाता है, मतलब आधा बैठा आधा लेटा, इस हिसाब से कि वो वहाँ ना कोई कील थी, ना पंखा था सेल में। खैर सेल में कोई पंखा तो नहीं था, ना ही कोई पुख्ता कील जिससे रस्सी डालकर फांसी लगाई जा सके। वो जेल के जो जो सेल का जो गेट था, उसी के लोहे पर साइड से वो बाँधता है उसको, चादर के टुकड़े को, और वहीं पे फांसी लगा लेता है, गले में रस्सी डाल के चादर का टुकड़ा, जो ऐसे होता है जैसे आधा लेटा और आधा बैठा हुआ, इस हिसाब से वो फांसी लगाता है। जैसे ही मनोज की सच्चाई सामने आती है, वो बदनामी के डर से अपने सेल में ही फांसी लगा लेता है। जब ये बात पता चलती पुलिस वालों को, तो उनके हाथ पैर फूल गए।
भले ही मनोज कातिल था, पर केस की जांच चल रही थी और यहाँ एक मुजरिम ने फांसी लगा ली, वो भी अब थाने के अंदर सेल में। मतलब इसका मतलब है कि पूरा थाना सस्पेंड हो सकता था। पर इस चीज़ पर खैर पुलिस जांच जारी रखती है अपनी। पुलिस भी डरी हुई है मनोज के फांसी लगाने के बाद से कि पता नहीं कब क्या हो जाए, कौन सा ऑर्डर आ जाए। अब पुलिस मनोज मीणा के साले धर्मेंद्र राणा को ढूंढती है। भांजे की मौत हो गई, मामा ने फांसी लगा ली, अब बचा सिर्फ एक, वो है धर्मेंद्र राणा। पुलिस तमाम कोशिश करती है धर्मेंद्र को पकड़ने के लिए, पर कोई सुराग नहीं मिलता। जिस रात मनोज मीणा ने सुसाइड किया था, उसकी अगली शाम को धर्मेंद्र अचानक जयपुर पहुंचता है, क्योंकि उसे मालूम था कि पुलिस उसे तलाश कर रही है। जयपुर जाने के बाद धर्मेंद्र राणा जयपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है और वहां जाकर बैठ जाता है और रात होने का इंतजार कर रहा था। तभी रात को 10-11 बजे करीब प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म पर ही बैठा था और प्लेटफॉर्म के आगे की तरफ बैठा था, जहां से ट्रेन चल पड़ती है। तभी एक ट्रेन आई। उस ट्रेन को वहां रुकना नहीं था, स्टॉप नहीं था ट्रेन का स्टेशन पर, कि अचानक वो उस ट्रेन के आगे कूद जाता है। तो उसकी जेब में से बाकी चीजें इधर उधर गिरती हैं, वो मिलती हैं, उसका आईडी कार्ड वगैरह ये सब चीज़ मिलती है। तो पुलिस इधर लाल सोट में कांटेक्ट करती है, तो पता चलता है कि ये वो आरोपी है जो लोकेश मीणा एक नौजवान के मर्डर में शामिल था। और ये वो आरोपी है जिसके जीजा ने एक रात पहले पुलिस स्टेशन के लॉकअप में सुसाइड किया था। एक रिश्ता, एक अवैध संबंध, मामा की पुलिस कस्टडी में खुदकुशी, और फिर जो साला था मनोज का, उसका ट्रेन के आगे कूदना, यानी एक भरोसे के खून ने 3 खून कर दिए, 3 जिंदगी ले ली। और अब सबसे मुसीबत की बात ये है, जब ये सारी चीज़ें सामने आईं और पुलिस के पास 2 वीडियो फुटेज सामने आई। एक जब लोकेश की पिटाई हो रही थी, जिसमें इन सभी के चेहरे थे, और दूसरी जब लोकेश और मनोज की बीवी फ़ोन पर बात कर रही थी, लोकेश को फंसाकर बुलाने वाली ऑडियो रिकॉर्डिंग, वो। अब लोकेश की मौत हो गई, मनोज ने शर्म से अपनी जान दे दी, धर्मेंद्र ने भी बेइज्जती और शर्म के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। जिस रिश्ते की वजह से ये सब कुछ हुआ, यानी मनोज की वाइफ, वो गायब है। कहाँ गई, कहाँ गायब है, क्यों गायब है, कहाँ चली गई, किसी को नहीं पता। लेकिन जिस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, पुलिस वाले भी दुआ कर रहे हैं, मान कर चल रहे हैं कि वो कुछ ऐसा कदम ना उठाए। तो ये थी कहानी, कैसे एक छोटी सी गलती की वजह से दोनों परिवार की खुशियां उजड़ गईं, कैसे 3 जवान मौत हो गईं इसकी वजह से। तो ये थी आज की कहानी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो, तो कहानी को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इसी तरह की नई नई कहानियाँ, क्राइम से जुड़ी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह की नई नई कहानियाँ, रियल स्टोरीज लाता रहूं। तो मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी चैनल का ख्याल रखना। प्लीज़ सब्सक्राइब सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी। थैंक यू सो मच।